हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं पीके पवन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा चैनल पीके पवन फिजिक्स ओरिजिन पे। बच्चों, आज बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर सेंटअप एग्जाम का सोल्यूशन कर दीजिए, सेंटअप एग्जाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दीजिए। तो मैं फटाफट टाइम को बिना बर्बाद किए जल्दी से इस जो भी क्वेश्चन है सेंटअप एग्जाम का उसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। आप एक बार सारे क्वेश्चन को मिला लो, किसका सही है किसका गलत है देख लो। तो भाई मैं शुरू करता हूँ अपना पहला क्वेश्चन। देख लो पहला क्वेश्चन क्या, देखो ये सेंटअप एग्जाम है 2023। देख लो 2023 का सेंटअप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है भाई, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी बच्चे एग्जाम दिया है सेंटअप एग्जाम का वो यहाँ से मिला लो। देख लो पहला का आंसर क्या होगा। देख लो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मैं मिलाता हूँ एक बारी बारी से, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को बनाते हैं। देख लो करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। देख लो तो बाबू विद्युत क्षेत्र के लिए सुनो, विद्युत क्षेत्र के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है ना, विद्युत क्षेत्र के लिए होता है फॉर्मूला एफ बाई क्यू नॉट। तो ए बाई क्यू होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पहला का ए हो जाएगा, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देख लो और देख लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कर रहा है फ्लक्स का सही मात्रक क्या होगा, है कि नहीं। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है देख लो। तो भाई हमको फ्लक्स का मात्रक ढूंढना है। देख लो तो बाबू आपको पता है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, देख लो फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस, है कि नहीं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट डी एस। और बाबू ई का जो मात्रक होता है ना वोल्ट पर मीटर होता है इनटू मीटर स्क्वायर। ये डीएस क्या है, डीएस आपका क्षेत्रफल होता है ना, विद्युत क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल। देख लो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो रियल आंसर कौन है, वोल्ट मीटर। देख लो यानी दूसरा का आंसर सी आएगा, है ना। देख लो अब तीसरा क्वेश्चन में आता है। तीसरा क्या कर रहा है, देख लो तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना कि आपका चार रिलेशन है, कह रहा है कि संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से एन का मान कौन संभव है ना। एन का मान क्या होगा, देख लो यहाँ पर कह रहा है कि सॉरी एन का मान कौन संभव नहीं है। आपको पता है कि Q बराबर एन में ना, सुन लो Q बराबर एन में ना एन पूर्णांक होना चाहिए, है कि नहीं। तो देख लो यहाँ पर पूर्णांक कौन है, देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। देख लो 8 भी पूर्णांक, 100 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक। तो हमारा डी आंसर जो है नहीं होगा ना, हमारा करेक्ट आंसर कौन है, डी आंसर है। देख लो हमारा डी आंसर करेक्ट आंसर है। देख लो अब देखिए अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। देख लो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पदार्थ का प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से कौन बात पर निर्भर करता है, कौन सही है। प्रतिरोधकता के लिए कौन फॉर्मूला सही होता है ना, रेजिस्टिविटी के लिए। देख लो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अगर रेजिस्टिविटी के लिए कौन सही है, देख लो फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी के लिए होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। देख लो रो इंटू एल बाई ए होता है भाई इसके लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से रो कितना हो जाएगा बताओ, रो अगर निकालेंगे भाई हम लोग यहाँ से तो रो कितना निकल जाएगा, रो हो जाएगा आपका आर ए बाई एल। देख लो आर ए बाई एल हमारा रो का फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है बाबू, देख लो करेक्ट आंसर कौन है, सी, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब देख लो मैं बात कर रहा हूँ पांचवा क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लो कह रहा है वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। जब वस्तु को हम आवेशित करते हैं द्रव्यमान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। बाबू जब आवेशित किया जाता है ना तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है बढ़ भी सकता है कि नहीं। देखो आवेशित करने का मतलब है कि या तो उसको ऋण आवेशित करेंगे तो धन आवेशित करेंगे, है ना। क्वेश्चन वो क्या कर रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड, है ना, जब चार्ज करते हैं तो या तो उसका मास जो है इंक्रीज कर जाएगा या तो डिक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन होगा, देख लो हमारा आंसर होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज, यानी आंसर होगा सी, है कि नहीं। 6 में आता है। देख लो अब कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम मान क्या होगा। देख लो क्वांटम मान पूछ रहा है, विद्युत आवेश का क्वांटम मान क्या होगा बाबू। तो आपको पता है कि देखो क्वांटम का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, है कि नहीं। जब क्वांटम का बात होता है तो क्वांटम का तो बहुत छोटा होता है। देख लो तो बताइए आवेश का सबसे छोटा मान कौन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अब 1 इलेक्ट्रॉन को ईएसयू में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे बाबू। 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ से देख लो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 और गुना देखो एक कूलम में होता है कितना 3 गुना 10 टू दी पावर 9 ईएसयू। देख लो ये होता है 1 कूलम का मान, है कि नहीं। 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू 1 कूलम का मान होता है, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ से भाई इसको ईएसयू में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो भाई जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4.8 गुना 10 के पावर माइनस 10 ईएसयू, है कि नहीं। ये हमारा ईएसयू में जवाब आ रहा है। देख लो 4.8 तो यहाँ पर है नहीं तो हम लिख सकते हैं 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10 ईएसयू, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है, बी आंसर करेक्ट है। देख लो कहता है कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू, है ना। अब देख लो 7 क्वेश्चन क्या करा बाबू, 7 क्वेश्चन क्या करा, 7 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 समझिएगा 7 क्या कहता है, सुनो 7 क्वेश्चन कह रहा है ना किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विभव समानुपाती होता है। सबसे पहले देख लो यानी जो स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल छोटा है, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल है कि नहीं।
अब बताओ इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, विभव का सूत्र जब निकालेंगे ना तो विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p/r² माइनस एल स्क्वायर, है कि नहीं, समझ लो। अगर डायपोल स्मॉल है, डायपोल अगर छोटा है तो उस कंडीशन में एल का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r², यानी एल तो 0 हो गया भाई। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन है, भी प्रोपोर्शनल r², हमारा आंसर कौन होगा, सी होगा। देख लो देख लो, इसका आंसर सी होगा। 7 का आंसर कौन होगा बाबू, 7 का आंसर सी हो जाएगा, है कि नहीं। सारा बच्चा इसको एकदम बनाएगा, सुन लो, जो भी बच्चा एग्जाम दिया है ना सेंटअप का, वो प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को बनाइए और मिलाइए, देखिए कि मेरा कौन सही है कौन गलत है कि नहीं। फटाफट विदिन आधा घंटा के अंदर मैं सबको सोल्व कर दूंगा, आधा घंटा से भी कम लगेगा, है कि नहीं। तो मैं जल्दी से इसको सोल्व करते जा रहा हूं। देख लो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लो 8वां क्वेश्चन कहता है ना बाबू, सुन लो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, विभव प्रवणता जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है। तो बाबू पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना dv/dx के इक्वल होता है। देख लो बिल्कुल यहाँ पे सही मारा हुआ जवाब, ये आंसर हो जाएगा dv/dx, है कि नहीं। अब हम लोग 9th क्वेश्चन में आता है। देख लो 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। देख लो सदिश राशि कौन है भाई निम्नलिखित में से, है ना। देख लो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर है। देख लो चार्ज वेक्टर नहीं है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। देख लो पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। देख लो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर है, देख लो ये भी स्केलर है। देख लो यहाँ पर ये भी स्केलर, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर। हमारा रियल आंसर कौन होगा बताओ, इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना विद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं। अब देख लीजिए 10th क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गोलीय, सुनो, किसी खोखले, क्वेश्चन क्या करे बाबू, किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। अगर किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित करता है ना तो उसके भीतर का विभव क्या होता है, सुन लो। देख लो जब उसको धनावेशित करते हैं भाई तो भीतर का विभव जो है ना, सुन लो इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सुन लो ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर भीतर का विद्युत क्षेत्र पूछता है, देख लो अब क्वेश्चन में पूछता है ना कि भीतर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इनसाइड में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पूछ रहा है। किसी भी अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है भाई, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सॉरी अंदर में पोटेंशियल क्या होगा। तो बाबू एक बार जान लो, देखो विद्युत क्षेत्र तो 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल जो है ना, देख लो पोटेंशियल हो जाएगा हमेशा क्या होगा, देख लो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस एंड समरूप। समरूप का मतलब क्या, देख लो यूनिफॉर्म, है कि नहीं, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। देख लो यानी बी आंसर आएगा, यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, है ना। पोटेंशियल हमेशा हर, आपको पता है कि किसी भी अगर कोई हॉलो स्फीयर है ना, या अगर कोई हॉलो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई का वैल्यू होता है 0। देख लो इसके अंदर जो है ना ई तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका जो है पोटेंशियल जो है ना एवरीवेयर सेम होता है। देख लो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, ये 0 नहीं होता है, क्लियर। तो हर जगह सेम हो जाएगा तो यूनिफॉर्म आंसर आएगा, है कि नहीं, और पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। क्योंकि आप देखो अब यहाँ पर एक और सवाल है, ये पॉजिटिव आंसर क्यों है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव आंसर आता है कि नहीं। चलो तो इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन के तरफ। देख लो 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, सुन लो भाई 11th क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखो 11th क्वेश्चन के अगर आंसर मिलाओगे ना, सुनो, तो यहाँ पर तुमको करना कुछ नहीं है बाबू। देख लो 11th क्वेश्चन में क्या करना है तुमको, सुन लो 11th क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। देख लो 11 में क्या करा ना कि प्रतिरोध R है, धारता C है, ठीक है। तो RC का विमीय सूत्र क्या होगा, देख लो इफ R इज रेजिस्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RC। भाई RC का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, आरसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर करना कुछ नहीं है, देखो आर का डायमेंशन पुट करोगे, सी का डायमेंशन पुट करोगे, ठीक है। तो इसका जब आंसर लाएंगे तो बिल्कुल देखो ये आंसर आ जाएगा। देखो सारा डायमेंशनल फार्मूला कैंसिल हो जाएगा, ये टी के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, है कि नहीं। आप देख लीजिए, देख लो इसका आंसर आएगा कौन, ए आएगा, है कि नहीं। यानी हमारा जो ये 11 का आंसर कौन, 11 का आंसर कौन आएगा, देख लो 11 का आंसर बाबू ए आएगा, ठीक है। अब देख लो 11 का आंसर ए आ जाएगा। 12 में आता है, 12 क्या कहता है, सुन लो 12th क्वेश्चन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लो हमको बस जल्दी जल्दी सबका सोल्यूशन देना है, ठीक है। आंसर देंगे, सबका सोल्यूशन करना रहेगा तो हम सोल्यूशन भी कर देंगे, है कि नहीं। अभी हमको सबका आंसर बताना है भाई, किसका आंसर क्या होगा, बस तुम लोग को मैच करने के लिए बताना है, तुम लोग को मिलाने के लिए बताना है। देख लो अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बनाए हैं, ठीक है। जो लड़का इस क्वेश्चन को, सुनो, जो लड़का से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, वो जाओ प्लेलिस्ट खोलो और 12th का मिसलेनियस का क्वेश्चन बैंक बनाओ। मिसलेनियस का क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसमें हम इसका सोल्यूशन किए, ठीक है। यूट्यूब को खोलिए
और 12th का प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और वहां पर जाके मिसलेनियस क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन में जाइएगा ना, तो इसका जवाब मिल जाएगा बाबू। इसका जवाब देखो डी आता है ना, तो ये बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन का जवाब डी आ जाएगा, 12 का आंसर डी आ रहा है, ठीक है। अब 13 में आता है, देख लो 13 क्या कहता है, सुन लो। अब 13 क्वेश्चन में कह रहा है ना, 13 में क्या कह रहा है ना कि आदर्श एमिटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श यानी द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर, है ना। आइडियल एमिटर होने के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। देखो एमिटर का काम क्या है बताओ, एमिटर का काम है करंट को मेजर करना, है कि नहीं। तो भाई अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो करंट ज्यादा मेजर होगा ना, तो वो ज्यादा आइडियल एमिटर होगा, तो यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा, जीरो। देख लो आइडियल एमिटर के लिए हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, 14 नंबर में आता है, सुन लो 14 नंबर का आंसर क्या है, देख लो आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो हो गया, है कि नहीं। 13 में वही था, 14 में क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ना उसका यूनिट क्या होता है, देख लो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट जो है ना, देख लो इसका होता है आपका, आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। देख लो कूलम पर मीटर स्क्वायर कौन है, सी है, तो इसका आंसर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। देख लो अब आता है 15 क्वेश्चन में, देख लो 15 क्या कहता है, विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होता है, सबको याद होगा, सबको पता होगा, है कि नहीं। शक्ति का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो ये हमारा आंसर कौन है, डी है। देख लो यानी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कौन हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। देख लो अब क्या कहता है भाई, देख लो अब 16 क्वेश्चन में आता है, 16 क्वेश्चन में क्या करा बताओ। 16 क्वेश्चन में कह रहा है ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसके लिए किया जाता है ना। अब कह रहा है क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो 17 में आता है, 17 क्या कहता है बाबू, 17 क्वेश्चन कह रहा है ना, देख लो 17 क्वेश्चन का कह रहा है ना कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, है ना, ऑफ एनी इलेक्ट्रिक करंट इज। देख लो ये जो है ना किरचॉफ का पहला लॉ है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यही है, किरचॉफ का पहला नियम यही है। किरचॉफ ने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे बहुत सारा करंट मिल रहा है ना, तो उसका जो सम है ना, उसका अलजेब्राइक सम यानी बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। देख लो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का आंसर ये हो गया। चलो 18 में आता है, देख लो 17 का आंसर ये हो गया ना, सबको ही बच्चे मिला लो, सबको ही बच्चे मिला लो, ठीक है। 18 में आता है बाबू, 18 क्या कहता है सुन लो, 18 क्वेश्चन में कह रहा है ना, 18 क्वेश्चन में क्या करा सुन लो, 18 में कह रहा है कि टैंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुराही होता है जब विक्षेप कोण होता है। भाई टैंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज, देखो जब किसी टैंजेंट गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कोण होता है पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, ठीक है। 45 डिग्री पे टैंजेंट गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कोण मैक्सिमम होता है भाई, तो हमारा आंसर कौन आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड आंसर है, देख लो ये 18 का आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। 19 में आता है बाबू, सुन लो 19 में क्या कर रहा है, सुन लो 19 क्वेश्चन में कह रहा है ना कि भाई किसी चालक के संवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र यानी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई दोनों के बीच क्या संबंध है, तो हमारा देखो आंसर कौन होगा, वी प्रोपोर्शनल ई होगा, है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे इसे मिलाते जाइए, अपने कॉपी जो भी तुमने बनाया है एक बार मिला लो, देखो तुमने कितना सही किया है कि नहीं। और देखो ध्यान दो, और देखो सबसे बड़ी बात है ना कि यही हमारा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम जो है ना, यानी हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसमें 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा भाई, और ऑब्जेक्टिव अच्छा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, अच्छा ऑब्जेक्टिव है ना, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो कि बहुत हल्का हल्का पूछ दिया। देख लो पानी का प्रवाहित नियतांक कितना होता है, सबको पता होगा पानी का, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, सुनो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का होता है ना 80 होता है, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है। ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारता कितना होगा। देख लो आर त्रिज्या की पृथ्वी का धारता निकालना है। आर त्रिज्या देख लो धारता का आपको पता है कि पृथ्वी गोलीय चालक है कि नहीं, तो गोलीय चालक के लिए आप पृथ्वी का त्रिज्या को आर मान लिया। अब गोलीय चालक की धारता का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है कि नहीं। ये हो जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताओ, जो हमारा सुनो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। चलो 22 में आता है, 22 क्या कर रहा है सुन लो, 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 22 में कह रहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव घूर्णन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, है ना, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बाबू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा ही मात्रक सबको पता होगा, कूलम मीटर होता है, ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएगा भाई, कूलम मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब था इसका, है कि नहीं। चलो अब देखो 23 में आता है, 23 क्या कर रहा है सुन लो, 23 में क्या कर रहा है बाबू, 23 में कह रहा है ना कि भाई किसी विद्युतीय द्विध्रुव की सीधी ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर अवस्थित होता है, जहां थीटा का मान क्या होगा।
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डायपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो, देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला जो होता है ना, ये होता है आपका माइनस पी कॉस थीटा। बाबू सुन लो, माइनस पी कॉस थीटा। और यहाँ पे हमको थीटा का मान अगर मैक्सिमम निकालना है ना, तो थीटा के बराबर अगर हम पाई रखते हैं तो हमको मैक्सिमम मान मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि कॉस पाई का मान होता है -1, है कि नहीं? तो जब यहाँ पर -1 पुट करोगे तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा, प्लस पी हो जाएगा, वही उसका मैक्सिमम मान होगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? पाई। बिल्कुल सही जवाब था इसका। देख लो, अब 24 में आता है बाबू। 24 क्या कर रहा है? सुन लो, 24 क्वेश्चन कर रहा है ना, सुनो 24 क्या कर रहा है ना, किसी आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाता है तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा? इफ ए चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन टू हायर पोटेंशियल रीजन देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सुन लो, अगर किसी आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाते हैं, है कि नहीं? यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं? देख लो, सबसे पहले देख लो, हमको ऊर्जा पूछ रहा है भाई। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका Q इंटू डेल्टा भी। क्या होता है भाई? Q इंटू डेल्टा भी, है कि नहीं? अब देख लो, जैसे मान लो ना कि ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ठीक है? ये हमारा आवेश है। अगर आवेश को हम B से A की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो इस रीजन के लिए हमारा जो डेल्टा होगा ना, डेल्टा भी हो जाएगा VA माइनस कितना? VA माइनस कितना हो जाएगा? VB होगा। आपको पता है कि इसका जो है पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, बी का पोटेंशियल कम है कि नहीं? ए का पोटेंशियल ज्यादा, बी का पोटेंशियल क्या? कम। तो जो दोनों को घटाएंगे, कम में से ज्यादा, सॉरी ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? तो हमारी देख लो, ये पूरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा भाई। तो इस कंडीशन में जो है हमारा, देख लो आंसर क्या होगा? बताओ, जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताओ, बढ़ती है। देख लो, यानी सुनो, ये आंसर हो जाएगा कौन? इंक्रीज हो जाएगा। देख लो, इंक्रीज, है ना? इंक्रीज आंसर आएगा, बिल्कुल इंक्रीज आंसर आएगा इसका। देख लो, अगर किसी चार्ज को हम लोग लोअर से हायर फील्ड में ले जाते हैं, ठीक है, लोअर से हायर फील्ड में ले जाते हैं भाई, निम्न से उच्च क्षेत्र में ले जाते हैं, तो उसका जो है स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ओके, अब देख लो, अब 25 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ये चौराहे से क्या आ रहा है? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। देख लो, 25 क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू? 25 में क्या कर रहा है ना, कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रख दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, ए प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड। देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्या कर रहा है? स्फेरिकल सरफेस, देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट। अगर किसी गोलीय पृष्ठ को हम किसी चालक के अंदर, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर किसी आवेश को रख देते, देख लो ये हमारा गोलीय पृष्ठ है भाई, और इसके अंदर हम किसी आवेश को रख दिए, देख लो इसके अंदर किसी आवेश को रख देंगे ना, तो भाई इसके लिए फ्लक्स पूछ रहा है, बताइए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी बी आंसर हो जाएगा। ओके, यानी 25 का आंसर बी आ जाएगा। देख लो, 26 में आता है। 26 क्या कहता है बाबू? 26 क्या करा? देख लो, 26 में कह रहा है ना, देखो 26 बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? 26 क्वेश्चन में कितना बच्चा गलती भी कर देता है, ठीक है? आप देखते हैं इसका आंसर सही है कि गलत। ये एक लड़का का पैकेज हम मांगे हैं, उसी से हम तुमको सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? तुमको तो मिलाना काम है कि नहीं? तो एक बार देख लो कि इसका आंसर सही है गलत। देख लो, अब कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उसमें का मान क्या होगा? भाई विभवांतर यहाँ फिक्स है। विभवांतर क्या है? देख लो, विभवांतर कांस्टेंट है कि नहीं? तो कांस्टेंट विभवांतर पर अगर हम, सुनो, अगर प्रतिरोध को आधा कर, देखो सबसे पहला क्या है कि आपका जो उत्पन्न उष्मा है ना, कांस्टेंट विभवांतर पर होता कितना, ये जानना जरूरी है, ठीक है? देख लो, तो विभवांतर का जो फॉर्मूला है ना, सुन लो, विभवांतर के टर्म में एच का जो फॉर्मूला होता है ना, ये एच क्या है? उत्पन्न उष्मा है, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है। ओके, अब कह रहा है कि आर के मान को अगर दुगना कर दे, देख लो, तो एच डैश बराबर क्या होगा भाई? तो वी स्क्वायर बाई यहाँ पे 2r, देख लो आर के मान को आधा कर दिया, देख लो प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है, तो जब प्रतिरोध को आधा करेंगे ना बाबू, तो ये r/2 न हो जाएगा, है ना? यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 इंटू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो भाई जो हमारा, सुनो, जो हमारा नया जो उत्पन्न उसमें है वो दुगना हो जाएगा। वेरी गुड, सही आंसर मारा हुआ, इसका डबल आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख लो, अब 27 में क्या कर रहा है? सुन लो, 27 में कह रहा है ना कि अगर कोई बिंदुवत स्रोत होगा, सुन लो, बिंदुवत स्रोत है ना भाई, बिंदुवत स्रोत के लिए आपका तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? बिंदुवत स्रोत के लिए अगर कोई बिंदु सोर्स होता है ना, उसके लिए तरंगाग्र पूछ रहा है। तरंगाग्र यानी यहाँ पर कह रहा है कि वेव फ्रंट, देखो वेव फ्रंट पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है वेव फ्रंट का, हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है? तो कह रहा है ना कि वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है भाई? गोलाकार होता है, ठीक है? स्फेरिकल होता है, ठीक है? सही जवाब इसका क्या है? स्फेरिकल है। अब 28 में क्या करा बाबू?
28 में कह रहा है ना, देख लो 28 में क्या कर रहा है, 28 में कह रहा है कि म्यू अपूर्णांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो भाई देख लो न्यूनतम विचलन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, सबको पता होगा है कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा का म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो जो भी लड़का म्यू माइनस 1 इंटू ए मारा उसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा है कि नहीं। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लो। अब आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे बाबू, सुन लो। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल गुण टोर का मान क्या होगा। भाई टोर का मान क्या होता है, जो टोर का मान होता है ना, टोर का मान एम क्रॉस बी के बराबर, देखो एम बी साइन थीटा, टोर का फॉर्मूला कितना होता है, एम बी साइन थीटा है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन लाई समझ लाई, 30 क्वेश्चन क्या करते 30 क्वेश्चन, ये हमारा हो जाएगा 29 का आंसर बी है कि नहीं। हाँ चलो अब देखो 30 में आते हैं। 30 क्या कहता है, सुन लो। ये 29 का तो आंसर बी हो गया है कि नहीं। देख लो 29 का जो बात हो रहा था ना, तो 29 का आंसर हो जाएगा कौन, बी आंसर हो जाएगा। देख लो टाउ बराबर एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा है कि नहीं। देख लो अब 30 में क्या कहता है बाबू, 30 में कह रहा है ना कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। नैंड गेट का देखो, गेट जो है ना 4 तरह का होता है ना, नैंड नॉर एंड है ना, ये सब गेट होता है भाई। तो जब नैंड गेट का बात होता है ना भाई, देख लो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट, देख लो नैंड गेट का जब बात होता है ना, तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी का रेकरिंग है ना। देख लो एंड गेट जो है ना, एंड गेट ए इंटू बी हो जाता है, ठीक है। एंड गेट ए इंटू बी हो जाता है ना, उसको क्लोज करवा दीजिए। एंड गेट कितना हो जाता है, ए इंटू बी। एंड गेट को जब बात होता है तो उसको ए इंटू बी हो जाता है, और नैंड जब होता है तो क्या करता है, उस पर रेकरिंग डाल देते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए इंटू बी का रेकरिंग हो जाएगा, ओके। अब 31 में आता है। 31 क्या कहता है, सुन लो। 31 में कह रहा है बाबू कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, एकदम फटाफट देख लो। सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्द है ना, बहुत जल्द हम सोल्व कर देंगे, बस तुमको काम है मिलाना। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, देख लो। प्रकाश के रंग का कारण उसका आवृत्ति है बाबू, फ्रीक्वेंसी के कारण ही प्रकाश रंग जो प्रकाश का कलर होता है, प्रकाश का जो रंग होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी कारण होता है, उसका आवृत्ति कारण होता है कि नहीं। तो इसका मेन आंसर क्या होगा, आवृत्ति हो जाएगा है कि नहीं। अब देख लो 32 का क्या करा, 32 का क्या कंसेप्ट देख लो। 32 में कह रहा है बाबू, सुनो 32 में कह रहा है ना कि दो लेंस है जिसका क्षमता दिया हुआ है और संतुलित फोकस पूछ रहा है। देख लो अब बताओ क्षमता के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। तो यहां से बताओ P1 का मान कितना है भाई, -15D, और P2 का मान कितना है, +5D है कि नहीं। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -10D, यानी हमारा पावर जो है ना 10 डायोप्टर आ गया। अब हमको फोकस दूरी निकालना है। अब पता फोकस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है 1/P है कि नहीं। तो 1/10 हो जाएगा माइनस में, तो 0.1 में हो जाएगा बाबू, ये 0.1 मीटर में हो जाएगा है कि नहीं। अब 0. मीटर माइनस में आ रहा है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो -10 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर है ना, यानी ए इज द करेक्ट आंसर है ना। देख लो इसका आंसर कौन होगा, -10 सेंटीमीटर है ना। सारा बच्चा देख लो पावर निकाल, पावर पहले दिया हुआ है, पावर निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट यहाँ से पावर निकल गया। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/P है कि नहीं, और यहाँ से निकाल लो आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 32 तो हो गया, 33 में आते हैं। कह ताप बढ़ने से हर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। सुन लो बाबू, ताप जब बढ़ाते हैं ना तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन और चालक का प्रतिरोध घट जाता है कि नहीं। तो जब इसका आंसर क्या होगा, देख लो इसका आंसर होगा आपका ए है ना। विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सुनो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है ना वो घट जाता है, ओके। ये हमारा आंसर हो गया है कि नहीं। 34 में क्या कह रहा है, सुन लो 34 में कह रहा है ना बाबू, 34 में कह रहा है ना कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। देख लो अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। अब किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देख लो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना भाई रियल बनाता है, इनलार्ज बनाता है कि नहीं। रियल और इनलार्ज मतलब रियल और बड़ा है ना, यानी वास्तविक और बड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा, वास्तविक और बड़ा। देख लो रियल एंड लार्ज। जो देखो सूक्ष्मदर्शी में दो तरह का लेंस होता है, एक होता है आपका अभिदृश्यक लेंस और एक होता है नेत्रिका का लेंस है कि नहीं। तो बात जब अभिदृश्यक का होता है ना तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और इनलार्ज बनाता है, मतलब बड़ा बनाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। 35 में आता है, देख लो अब 35 में कर रहा है ना, 35 में क्या कर रहा है सुन लो।
35 में कह रहा है ना कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। सुनो, अगर यहाँ पर एक उत्तल लेंस दिया हुआ, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसको लिक्विड में डुबाते हैं, ठीक है, और सुनो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना मेटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है ना, यानी पानी का, यानी जहां डुबा रहा है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो ले जा रहे हैं उसका, दोनों का इक्वल है। तो जब इक्वल हो जाता है तो दोनों का कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, है कि नहीं, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, बिकम इनफाइनाइट। देख लो अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, सुनो 36 में कर रहा है ना बाबू, 36 का क्वेश्चन कर रहा है ना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो, है ना, इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल। देख लो इसका आंसर बिल्कुल सही मारा हुआ है, n स्क्वायर इज इक्वल टू BH, ये हमारा करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो सारे बच्चे इससे मिला लेंगे। ओके, अभी देखो तुमको मिलाने के लिए सब बता रहा हूँ, ठीक है, बस तुम एक बार मिला लो सबको, एक बार देख लो कि मैंने कितना सही किया, मैंने कितना गलत किया, मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, है कि नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सारा बच्चा एकदम तैयार हो जाएगा मिलाने के लिए। देख लो आंसर आपका एकदम यहीं पर आ जाएगा, क्लियर आंसर आ रहा है यहाँ से, है कि नहीं। देख लो अब क्या करें क्वेश्चन में, सुन लो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। सुन लो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है ना, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या हुआ भाई, आवर्धन क्षमता, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जब बात होता है ना, खगोलीय दूरबीन, इसको खगोलीय दूरबीन भी कहा जाता है, ठीक है। खगोलीय दूरबीन के लिए जो पावर का फॉर्मूला होता है ना वो होता है FO बटा FE। क्या आंसर होगा भाई, FO बटा FE, है कि नहीं। देख लो खगोलीय दूरबीन के लिए हमारा आंसर क्या होगा, FO बटा FE, है ना। अब देख लो 38 में आता है, देख लो सूर्य के प्रकाश का, सुन लो क्वेश्चन क्या कर रहा है 38 में, कह रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है ना। देख लो द सोलर स्पेक्ट्रम इज, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम है भाई, सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है ना कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल सही जवाब मारा हुआ है ना, सतत स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया, जो भी अच्छा कहा ना बिल्कुल सही बनाया, ठीक है। चलो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये एक लड़का से लिए थे जो मेरे क्लास में आता है, उन्होंने इसको सोल्यूशन किया है, उसने मुझे बोला था कि भाई इसका आंसर सबका नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो इसी के लिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि सर इसे सॉल्व कर दीजिए, बहुत लड़का को दिक्कत है ना, जाके बंद कर दो उसको, ठीक है भाई। अब देख लो ध्यान दो, अब कहता है जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाता है उसे कहते हैं, है ना। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ भाई, है ना, देखो इन द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, अपने इनिशियल अमाउंट का जब आधा हो जाता है ना उतने समय को हम क्या कहते हैं, उतने समय को हम लोग कहते हैं क्या, अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ, ठीक है। ये हाफ लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हाफ लाइफ हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, इस समय बारी आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। अब जब क्लास करोगे तो हाफ लाइफ का मैं बताऊंगा कि हाफ लाइफ होता क्या है कि नहीं। अब देख लीजिए अब क्या कहता है भाई, 40 क्वेश्चन में क्या करें, सुन लो, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान दिया हुआ है भाई, देख लो धारा दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है भाई, दोनों चीज दिया हुआ है, देख लो धारा भी दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। देख लो इंग्लिश में भी क्वेश्चन वही है, ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश में वही क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अगर एक सॉल्यूशन सबका सेम ही तरीका से होगा, ठीक है। देख लो तो भाई यहाँ पे हमको पूछ रहा है शक्ति, पावर पूछ रहा है। देख लो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पावर का फॉर्मूला जो होता है ना, पावर बराबर होता है भी, सुनो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS cos फाई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं V0 बाई रूट 2 इंटू I0 बाई रूट 2 इंटू cos फाई, है कि नहीं, क्लियर। ये होता है पावर का फॉर्मूला। देखो हमको इस सब फॉर्मूला से मतलब नहीं, हमको मतलब है फाई से। देख लो भाई अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका I का जो फेज है ना ओमेगा टी है और इसका भी ओमेगा टी है कि नहीं, समझ लो। ये जो आपका फेज दिया हुआ है ना भाई, I का ओमेगा टी है और इसका भी ओमेगा टी है, क्लियर। देख लो और सुनो ये आपका हो जाएगा कितना, V0 कितना है, देख लो V0 का मान 200 है, 200 दिया हुआ है, तो 200 गुना, और I0 का मान कितना, देख लो I0 का मान 5 है, ठीक है, तो बटा कितना 2 हो गया, और गुना cos, यहाँ भी ओमेगा टी और यहाँ भी ओमेगा टी, तो cos 0 हो गया ना बाबू। अब दोनों के बीच तो कोई फेज है नहीं, तो 0 ना हो गया। अब देख लो तो ये कितना हो जाएगा बताओ, सॉल्यूशन करो इसको, तो P बराबर कितना हो जाएगा, देख लो 200, इसको काट देंगे 100 बार में, है ना, तो यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताओ, 200 गुना 5/2, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना, 200 गुना 5
अब बता दो वी नॉट आई नॉट बाई 2। ओ सर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, है ना। देखो कंफ्यूजन क्या हुआ ना, देखो थोड़ा सा मैं चेंज नहीं कर पाया। ओके देखो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, जल्दीबाजी में देखो घबरा जाता है कि नहीं। देख लो यहाँ पर, देखो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। देखो ये आपका 5 cos ओमेगा टी है ना, तो इसको साइन में चेंज करो ना बाबू, तो 5 साइन कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा। और cos ओमेगा टी को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। ये ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाई 2 या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है कि नहीं। साइन में तो बात वही होता है ना। जब साइन में बात करते हैं, अब बताओ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है। अब cos ओमेगा टी को साइन में चेंज कर दो। कैसे चेंज करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा भी कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस के लिए माइनस के लिए बात वही होता है। 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा आपका कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 5 साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं। ये हमारा किसका वैल्यू है, आई का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देख लो, अब दोनों के बीच हम फेज निकालते हैं, तो फाई कितना आएगा देख लो, इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है और इसका ओमेगा टी है, देख लो इसका साइन ओमेगा टी है, इसका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। देखो फेज तभी निकलता है जब दोनों सेम रहता है, एक साइन दूसरा भी साइन रहेगा तभी फेज निकलेगा। एक कॉस और एक साइन में रहेगा तो फेज नहीं निकल पाएगा, है कि नहीं। अब देख लो यहाँ पर फाई आ गया कितना पाई बाई 2। अब फार्मूला लगाओ पावर का, देख लो पावर का फार्मूला क्या होता है बाबू, वी नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई, है ना। अब बाबू देख लो यहाँ पे वी नॉट बाई रूट 2 इंटू कितना आई नॉट बाई रूट 2, अब cos फाई तो cos 90 ना हो गया। अब बताओ cos पाई बाई 2 हो गया। अब बताओ cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 ना आता है तो हमारा आंसर कौन होगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका आंसर कौन होगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो जो ये क्वेश्चन था ना इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, देख लो बिल्कुल आंसर 0 आएगा, है कि नहीं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। देख लो इसका आंसर 0 आ गया, है कि नहीं। 0 इज द करेक्ट आंसर, देख लो इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब कहता है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या होगा बाबू, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। देख लो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा बाबू, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लो मैग्नेटिक इंडक्शन का आंसर कौन हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। अब चलो आगे आते हैं 42 में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में 42 में क्या करा ना, करा तब तारे मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। भाई हॉट वायर मीटर जो है ना क्या मापता है, तो हॉट वायर मीटर जो है ना बाबू रूट मीन स्क्वायर को मापता है, मूल औसत वर्ग धारा। किसको मापता है बाबू, मूल औसत वर्ग धारा, है कि नहीं। अब देख लो, अब यहां से बात करेंगे त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश यानी एक्सेलरेटेड चार्ज। चार्ज अगर एक्सेलरेटेड रहेगा तब क्या उत्पन्न करेगा, सुन लो, जब चार्ज एक्सेलरेटेड है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज एक्सेलरेटेड रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। देखो इसके लिए मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देख लो चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर विराम में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेज आपका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मूविंग चार्ज जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बस में रहो ना, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों करता है। और जब बात होता है एक्सेलरेटेड चार्ज का ना तो ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, देख लो 44 में आता है। देख लो 44 में क्या करता है, 44 में कह रहा है ना कि भाई देख लो 44 का आंसर सिंपली देख लो, इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण, ठीक है। अगर तुमने एक्स किरण मारे हो तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर एक्स किरण नहीं मारे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, सोल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब मैं सोल्यूशन वाला क्लास दूंगा तब सोल्व करूंगा, बस अभी मिला रहे हैं सबको, है कि नहीं। चलो आगे ध्यान दो। अब हम लोग आते हैं 45 में। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लो। कहता है बाबू 45 में सुन लो कि भाई दूरदृष्टि दोष अगर है किसी को, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो भाई हाइपरमेट्रोपिया में क्या चीज का यूज करेगा बताओ। हाइपरमेट्रोपिया में कौन चीज का यूज करेगा, कॉन्वेक्स का करेगा, कॉनकेव का करेगा, किसका करेगा भाई, तो हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स का यूज करेगा, कॉन्वेक्स का। बिल्कुल सही मारा हुआ, ठीक है। अब देख लो क्या कर रहा है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना होता है, सुन लो मिनट में पूछ रहा है बाबू, मिनट में, है ना। तो मिनट में कितना होता है, मिनट में बिल्कुल 1 होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। द रिजोल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट, मिनट में 1 होता है।
अगर आर्क सेकेंड में रहता ना तब कुछ और आंसर होता है, लेकिन जब मिनट का बात आता है ना तो मिनट में 1 होता है। अगर मिनट में नहीं रहता तो 1/60 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मिनट में है तो मिनट में आंसर कौन आएगा, 1 आ जाएगा। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, देखो इधर अब क्या कर रहा है, 47 का आंसर कौन होगा बताओ। चलो इसका आंसर तो 1 आ गया है कि नहीं, इसका आंसर 1 आ गया। देख लो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 47 में बढ़ते हैं आगे, है ना। अब 47 क्या कहता है, देख लो 47 क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि किसी नमूना की परमाणु संख्या Z है और परमाणु द्रव्यमान A है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए स्पेक्ट्रम स्पेसिमेन, एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक वेट। देख लो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई, है ना। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, देख लो जैसे मान लो कि ये आपका A है, ये आपका Z है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालता है, A माइनस Z, क्या आंसर हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा, ठीक है। A माइनस Z आंसर हो जाएगा। ओके अब देख लो हम लोग आते हैं 48 में। 48 क्या कहता है, सुन लो 48 क्वेश्चन कर रहा है बाबू, ध्यान दो। कह रहा है कि चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण एक सदिश राशि जो निर्दिष्ट होती है, चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ। याद रखना नॉर्थ से साउथ नहीं होगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ दक्षिण से उत्तर की ओर। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर, है कि नहीं। चलिए अब देख लो 49 में क्या होगा, 49 में क्या होगा सुन लो। अब कह रहा है एक देखो अभी जो है ना, अभी का जो टाइम है ना बिल्कुल प्रैक्टिस करने का टाइम है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को जितना ज्यादा बनाओ, जितना ज्यादा बनाओ, है कि नहीं, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा और तुमको सारा क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो कहता है 1 फेराड बराबर क्या होता है, फेराड बराबर क्या होगा सुन लो। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी भी। तो यहां से C बराबर हो जाएगा Q बाई भी, है कि नहीं, यानी कूलम बाई वोल्ट। तो बताओ कूलम बाई वोल्ट कौन है भाई, है ना। एक फैराड किसको बोलते हैं, कूलम बाई वोल्ट को ना बोलते हैं। एक फैराड किसके बराबर होता है, हाँ फैराड तो धारता का ना मात्रक है, तो धारता का कूलम बाई वोल्ट होना चाहिए, है कि नहीं, कूलम पर वोल्ट। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या आंसर दे दिया, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए था कूलम पर वोल्ट, है ना। क्योंकि देखो C बराबर होता है Q बाई भी, कूलम पर वोल्ट को ही फैराड कहा जाता है कि नहीं। चलिए इसमें देख लो अपना क्या होगा, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब देख लीजिए अब क्या कहता है 50 में आता है, ठीक है। देखो 49 का तो हो गया ना बाबू, 50 में आ जाओ। 50 में क्या कर रहा है बताओ, 50 में कह रहा है ना कि चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंद सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी। भाई परमेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है B/H, है ना, B/H परमेबिलिटी का फॉर्मूला कौन होता है, B/H, है कि नहीं। अब देख लो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में 51 में आता है, देख लो। अब 51 का आंसर क्या होगा बाबू बताओ, 51 का क्या आंसर होगा। अब कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, बताओ संचरण की दिशा किधर होता है, E क्रॉस B के समांतर। संचरण का दिशा किधर होता है, E क्रॉस B के समांतर, है कि नहीं। ये हमारा संचरण का दिशा हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो E क्रॉस B के समांतर। देख लो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनो। अब कह रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव किसके बराबर होता है बताओ। विद्युत विभव का जब बात होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, है कि नहीं। और यहां से बताओ W/Q होता है, तो हमारा आंसर तो B हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, कार्य बटा आवेश, है कि नहीं। अब चलो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक। देखो प्रकाश वर्ष जो है ना बाबू, प्रकाश वर्ष एक तरह का दूरी है कि नहीं। सुन लो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी है, ठीक है। तो भाई आप देख लो प्रकाश एक साल में निर्वात में जितना दूरी तय करता है ना, ठीक है, उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। लाइट जो है एक ईयर में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो बताइए प्रकाश वर्ष किसका है भाई, दूरी का हो जाएगा मात्रक, है ना, डिस्टेंस का मात्रक हो जाएगा। और देखिएगा अब 54 में क्या कहता है भाई, 54 का आंसर क्या होगा बताओ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, ठीक है। द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में भाई किस मान क्या होता है कोणीय संवेग का। भाई देखो तुम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में भी कि जो आपका कोणीय संवेग है ना h/2π का पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है। सुन लो यानी कोणीय संवेग जो है ना जो आपका L होता है ना, ये n इंटू h/2π होता है। तो न्यूनतम के लिए n का मान तो 1 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ, h/2π आंसर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, C आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो अब हम लोग आते हैं 55 में, क्या कहता है 55, सुन लो 55 क्या करा बाबू। 55 का आंसर क्या होगा, कह रहा प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण कारण होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिडिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, किसके पुनर्वितरण के कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? सुन लो भाई, सुनो, किसके पुनर्वितरण कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, है कि नहीं? और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो, तो इंटेंसिटी कारण होगा, ठीक है, तीव्रता कारण हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तीव्रता कारण होता है, ठीक है। तो दो प्रकाश मिलता है ना भाई, तो उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बताओ? चलो अब आते हैं 56 में आते हैं, क्या कहता है? बोर का आवृत्ति का शर्त क्या होता है? बोर का आवृत्ति का शर्त क्या होता है भाई? बोर का आवृत्ति का शर्त होता है कितना? E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू, है ना। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता है? E1 माइनस, देखो ऊर्जा में जो अंतर होता है ना, एच न्यू के इक्वल होता है। ऊर्जा में अंतर किसके बराबर? एच न्यू के अंतर इक्वल होता है, ठीक है। अब देख लो 57 में क्या करा है? साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत क्यों होता है? सुन लो, साबुन का जो बुलबुला है ना रंगीन किसके कारण होता है? देख लो, व्यतिकरण के कारण होता है बाबू, इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है। इंटरफेरेंस एक लाइट का फेनोमेनन है, उसमें पढ़ेंगे आगे चल के इंटरफेरेंस क्या होता है भाई। तो साबुन का बुलबुला जो है ना रंगीन जो है ना, इंटरफेरेंस कारण होता है, ठीक है। अब देख लो 58 में क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण, सुन लो, लाइट क्या कर रहा है कि when the ray of light enters from one medium to another medium then the phenomenon of its bending is called, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे माध्यम में जाते तो मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? सुन लो, तो मुड़ने की घटना को हम कहते हैं विवर्तन या डिफ्रैक्शन, उसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ये इंटरफेरेंस भी और डिफ्रैक्शन भी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, दोनों से हमेशा प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहता है 59 में आता है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि कौन है? सुन लो, संरक्षित भौतिक राशि निकालना है भाई। तो नाभिकीय अभिक्रिया में सभी संरक्षित है, टोटल A to Z, ऑल ऑफ दिस। देख लो, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, कुल आवेश, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल चार्ज, कुल संरक्षित होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 59 का डी आंसर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर देखो एक आंसर क्या करा है? 60 में आता है, 60 क्वेश्चन क्या करा है बाबू? 60 क्वेश्चन करा है ना, प्रकाशिक तंतु संचार निम्नलिखित में से किस घटना पर बेस्ड है? जो प्रकाशिक तंतु होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो प्रकाशिक तंतु एक किस घटना पर बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है? सुन लो, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर होता है, सबको पता है कि नहीं? जो प्रकाशिक तंतु होता है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर बेस्ड होता है, ओके। अब देख लो, अब क्या कहता है? एक्सटेंट में आते हैं, सुनो, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? देख लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज नॉट डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से कौन विक्षेपित नहीं होता है? ये रेडियो एक्टिविटी का प्रॉपर्टी है भाई, रेडियो सक्रियता में ये पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा का गुण है कि नहीं। तो कौन नहीं विक्षेपित होगा बाबू? तो यही नहीं होगा, गामा किरण नहीं होता, ठीक है। सुन लो, गामा किरण जो है ना, ये किसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो 62 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या करा भाई? 62 में क्या करा बताओ? 62 में करा ना कि क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू मेजर टू एटेन्युएशन, है ना। एटेन्युएशन के लिए कौन सही है? डेसिबल होता है, देख लो इसका आंसर क्या होगा? डेसिबल। 62 में अगर हमको क्षीणता मापना रहेगा, एटेन्युएशन मापना रहेगा, तो उसका आंसर कौन हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, अब 63 में आता है, 63 क्या कहता है? अब औसत रंग कौन कहलाता है? माध रंग कौन कहलाता है? भाई तुमको बताया था कि माध रंग पीला को कहा जाता है, येलो को माध रंग कहा जाता है ना। येलो इज कॉल्ड मीन कलर, मीन कलर माध कलर येलो कहा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन आवृत्ति के लिए सही है? देख लो, आवृत्ति के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, आपका होता है √1/√LC होता है, ठीक है। देख लो, आवृत्ति के लिए फॉर्मूला कौन होता है भाई? 1/√LC, है कि नहीं। देख लो यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत होता है, डायनेमो किस पर बेस्ड है बताओ? जो डायनेमो होता है, डायनेमो मतलब क्या? ट्रांसफार्मर, सॉरी ट्रांसफार्मर नहीं, डायनेमो किसको बोलते हैं? डायनेमो कहा जाता है किसको? देख लो, डायनेमो हम कहते हैं, देखो नाम भी भूल गए, है ना। डायनेमो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? सुन लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, है कि नहीं। ये काम करता है, एसी जनरेटर इसको बोलते हैं, है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है। अब देखो 66 में आता है, देख लो 66 का आंसर क्या होगा बाबू? देख लो 66 का जो आंसर होगा ना भाई, 66 का जो आंसर होगा ना, देखो 60 का रहा प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ धारा और आई वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो, तो उसका बाटहीन घटक क्या होगा? वाटलेस कंपोनेंट पूछ रहा है, इंग्लिश में इसको कहेंगे वाटलेस कंपोनेंट। तो भाई इसके लिए वाटलेस कंपोनेंट कितना होगा भाई? तो आई साइन फाई, जो भी लड़का आई साइन फाई लगाया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो आई साइन फाई नहीं लगाया होगा उसका गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? आई साइन फाई, ठीक है। देख लो, अब आते हैं, क्या हो गया? इतना है क्या?
66 कौन बोला? इसमें एक ही क्वेश्चन है ना? अच्छा 67। सुनो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है देखो, इसमें आई साइन फाइव हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था ना 66 वाला, उसमें आंसर कौन हो जाएगा? आई साइन फाइव वाटलेस। सुनो वाटलेस जो कंपोनेंट होता है ना करंट का, वो आई साइन फाइव के इक्वल हो जाता है। ओके अब देख लो, तो 67 क्या होता है भाई? 67 में करा आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है। देखो आयाम अधिमिश्रण का बाद जब होता है ना, तो इसके लिए अधिमिश्रित सूचकांक मान का होता है। देख लो द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। ओके अब करा अर्धचालक में विद्युत चालकता कारण क्या है बताओ? अर्धचालक में चालकता का रीजन कौन होता है बताओ? अर्धचालक में जब चालकतन का रीजन जो होता है ना, देख लो जो आपका कंडक्टिविटी होता है ना अर्धचालक में, देख लो अर्धचालक होता है दो तरह का, पी टाइप और एन टाइप, है कि नहीं? तो दोनों में जब कहेगा ना कि किसके लिए पूछ रहा है? कंडक्टिविटी के लिए पूछ रहा है ना। चलिए कंडक्टिविटी के लिए पूछ रहा है कि नहीं? चलिए इसको देख लेना, थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। देख लो प्लांक नियतांक का बीमा पूछ रहा है भाई। प्लांक नियतांक का बीमा क्या कर रहा है सुन लो। प्लांक नियतांक का बीमा जो है ना, देख लो प्लांक नियतांक का बीमा कितना होगा सुन लो। प्लांक नियतांक का मतलब क्या होता है भाई? देख लो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है? देख लो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। ओके ये है आपका प्लांक नियतांक, है ना। आप देख लो यहाँ पे, तो इसका हमको निकालना क्या है? इसका बीमा निकालना है, ठीक है। देख लो यही तो इसका फार्मूला होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। ए इज इक्वल टू, तो H बराबर कितना हो जाएगा? E बाई न्यू हो जाएगा, है कि नहीं। और E का बीमा कितना होता है? ml2 t-2, और बाई न्यू का बीमा कितना होता है? देख लो न्यू का होता है t-1, ये हो जाएगा आपका ml2 और t-2 प्लस 1, है कि नहीं। ये प्लस 1 ऊपर चला जाएगा ना, तो ml2 t-1 इसका आंसर हो जाएगा। ml2 t-1 देख लो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ओके प्लांक नियतांक का जो बीमा होता है ना, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। और चलिए 70 में क्या कर रहा है कि किसी धातु से तापान्विक उत्सर्जन समानुपाती होता है। देख लो तो धातु का जब बात होता है ना भाई, तो धातु के लिए तापान्विक उत्सर्जन जो है ना किसके समानुपाती होता है सुन लो। तो भाई धातु के लिए तापान्विक उत्सर्जन T² के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था भाई। सुनो अभी एक मिनट जाइएगा, देख लो अभी ये हमारा आंसर था 1 से लेकर 70 तक। देखो तुमको मैंने एक होमवर्क दे रहा हूँ, देख लो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है भाई, इसका आंसर नहीं हम बना रहे, ठीक है। 68 का आंसर क्या होगा तुम लोग मुझे कमेंट में बताना भाई कि 68 का आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रत्येक बच्चा जो भी बनाएगा मुझे 68 का आंसर बताएगा, इसका आंसर क्या होगा। ओके और मैं देखता हूँ किसका किसका क्या आंसर आता है, ठीक है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो हमारा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होगा, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए। अब सुनो, अब पूरा एकदम क्वेश्चन बैंक जो भी क्वेश्चन मिलता है ना उसको एकदम धड़ल्ले से बनाना शुरू कर दो, है कि नहीं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।